अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। हर रोज की तरह आज भी हम कार्यक्रम में लेकर के आए हैं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जैव या बायोगैस बनाने की प्रक्रिया और इनके प्रयोग के महत्व पर जानकारी। गुणवत्ता युक्त अधिक उपज के लिए ग्लैडियोलस की बुआई पर जानकारी। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। खेती से जुड़े लगभग सभी किसान दुधारू पशुओं का पालन करते हैं, लेकिन इन पशुओं से प्राप्त गोबर का उचित प्रयोग बहुत कम किसान भाई कर पाते हैं। किसान भाइयों, अगर आप इस गोबर से बायोगैस तैयार करना चाहते हैं तो खाना बनाने में ईंधन पर होने वाला खर्च कम हो जाएगा। साथ ही आपको खेती के लिए उत्तम खाद भी प्राप्त होगी। बायोगैस बनाने की तकनीक और अन्य बिंदुओं पर प्रकाश डाल रहे हैं उत्थान संस्थान देवरिया के विषय विशेषज्ञ मोहम्मद हबीब। गोबर डेली पड़ता है और 50 लीटर पानी, दोनों बराबर बराबर मात्रा में होता है। ये 2 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र है और इसको बनाने के लिए 1 से 20 दिन लगा है। 20 दिन में ये तैयार हो गया है। इसमें 1 नंबर का ईंट लगा है। इसमें 1000 ईंट लगे हुए हैं अंदर। इसमें 15 बैग सीमेंट लगा है। जब ये गोबर गैस बन के तैयार होता है उसके पहले इसमें 25 कुंटल गोबर की वो गोबर डाला जाता है कच्चा, और तब इसको स्टार्ट किया जाता है। और तब से जो है डेली 50 किलो गोबर इसमें घोला जाता है 50 लीटर पानी के साथ, और डेली ये क्रिया किया जाता है। डेली यहाँ पर जो है ये गोबर घोला जाता है। 2 बजे डेली गोबर घुलाई होती है और शाम को जो है गैस निकलता है, तो उधर से जो है इसका जो सैलरी है वो निकलती है। गेटवाल लगा हुआ है। जब गैस खोलना होता है तो इस गेटवाल से खोला जाता है, और गेटवाल खोलने के बाद गैस वहाँ चली जाती है रसोई में, और वहाँ पर जो है इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसको बंद कर दिया जाता है, और इससे जो है डेली जो है 2.5 से 3 घंटा रोज़ जो है सुबह शाम जो गैस इस्तेमाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि इससे जो है महिलाओं को धुआं नहीं लगता है। उसके बाद जो है उनको उपला नहीं पाथना पड़ता है, और 1 सिलेंडर जो है बच जाता है, उसको लेना नहीं पड़ता है। घर पर ही अपना गैस भी उपयोग में आता है, और इससे जो खाद निकलती है उस खाद को खेत में तुरंत से इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये सड़ा हुआ निकलता है। इसको काफ़ी लोग कह रहे हैं कि हाँ हमको भी लगवा दीजिए। इसको लगाने के लिए काफ़ी लोग तैयार हैं। किसान भाइयों, बायोगैस किसान के लिए किस तरह से लाभकारी है, आइए जानते हैं उत्थान संस्थान देवरिया के विषय विशेषज्ञ मनोज उपाध्याय से। इस कंपोस्ट को तुरंत हम खेतों में प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी उसका साइड इफेक्ट नहीं है। और पर्यावरण की दृष्टि से सबसे बड़ा फायदा ये दिखता है यहाँ पर कि ये जो डायरेक्ट गोबर हम खेत में डालते हैं, जो अगर सड़ा हुआ नहीं है तो मीथेन गैस का भी बहुत ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो वो क्या है कि हमारे खेत की मिट्टी की अम्लीयता बढ़ती है, जिससे फसलें बेकार हो जाती हैं।
और जो ऑर्गेनिक ह्यूमस है, जो कार्बन परसेंटेज है, जिसकी कमी यहाँ पूरे क्षेत्र में हम लोगों ने मिट्टी की जांच करवाया था, तो कार्बन परसेंटेज 0.50 के मतलब नीचे चला गया था। और अगर 1% से कम है तो मतलब वहाँ के मिट्टी का स्वास्थ्य बहुत ही बेकार है। तो इस सब दृश्य को देखते हुए उत्थान ने जमशेदजी टाटा ट्रस्ट के सहयोग से ये बनवाया। और जो यहाँ की महिलाओं का सबसे बड़ा चीज़ है कि जो गैस पहले कंडा इसका गोबर का बनाती थी, और कंडा जलाने से आँखों में जो एसिड बनती थी, उस एसिड के नाते आँखें बेकार हो जाती थी, तमाम तरह तरह की बीमारियाँ आती थी बन के। तो वो सब चीज़ें एडवांटेज मिल रहे हैं। और पर्यावरण की दृष्टि से मतलब ये खेतों में डालने से मिट्टी की उर्वरता बहुत ज़्यादा बढ़ी। ये जो प्रयोग कर रहे हैं किसान यहाँ पर, सबसे बड़ा फायदा ये मिल रहा है किसानों को। तो जो भी एक और फायदे हैं कि जो भी घास के बीज हैं और सारी चीज़ें हैं जो जाती हैं, तो ये सड़ के निकलता है, तो खेत में फिर वो वीड्स होते नहीं हैं, वो सब सड़ जाते हैं। अब आइए मिलते हैं ग्राम अटकाहा देवरिया के किसान मुक्तिनाथ कुशवाहा से, जो बायोगैस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस विषय पर उनका क्या कुछ कहना है, सुनते हैं उन्हीं से। यह हमारा 12 अप्रैल सन 1912 को निर्माण हुआ है, और उसके बाद इसमें हम 50 केजी गोबर प्रतिदिन 24 घंटे के अंदर टाइमली और 50 केजी पानी डालते हैं और उसको घोल देते हैं, खूब मिक्स कर देते हैं। भीतर तो यहाँ नीचे गैस बनता है, और गैस बनने के बाद जब पाइप के रास्ते अंदर जाता है तो इसको मान लीजिए इधर हम खोल देते हैं, ठीक, तो गैस कट करके जाता है अपना। हमारे किसान भाई किसी भी आकार के बायोगैस प्लांट तैयार कर सकते हैं। यदि उनके पास 25 किलोग्राम गोबर प्रतिदिन उपलब्ध है तो वे प्लांट का आकार 1 घन मीटर रख सकते हैं। अगर 50 किलोग्राम गोबर उपलब्ध है तो 2 घन मीटर का प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार 75 किलोग्राम गोबर के लिए 3 घन मीटर और 100 किलोग्राम गोबर के लिए 4 घन मीटर का बायोगैस प्लांट तैयार कर सकते हैं। 4 घन मीटर का बायोगैस प्लांट तैयार करने पर 30,000 की लागत आती है। विभिन्न प्रकार के बायोगैस प्लांट के निर्माण पर केंद्र सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है, जो इस प्रकार है। जो किसान भाई प्लांट के साथ लैट्रिन को भी जोड़ते हैं, उन्हें अतिरिक्त 1,000 और मिलते हैं। इससे संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिले के ऊर्जा विभाग के नोडल अधिकारी से संपर्क करें। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। गुणवत्ता युक्त अधिक उपज के लिए ग्लैडियोलस की बुआई पर जानकारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। फूलों में ग्लैडियोलस की अगर बात की जाए तो इस फूल की मांग इतनी बढ़ गई है कि बाजार में आते ही ये फूल अच्छी कीमत पर तुरंत बिक जाता है। इसीलिए इसकी खेती किसानों के लिए फायदे का सौदा बन गई है। तो अगर आप भी इसकी खेती करना चाहते हैं तो इसकी बुआई में किन किन बातों का ख्याल रखना है, जानते हैं नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय फैजाबाद के डॉक्टर AK सिंह से। आज आपको किसान भाइयों मैं ग्लैडियोलस की खेती के बारे में बताऊंगा। ग्लैडियोलस की खेती जो है वो कंद से की जाती है, और ग्लैडियोलस का बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होता है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी मार्केट में रहती है। इनको लगाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले आप प्रजातियों का चयन करें। प्रजातियों में मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि अलग अलग रंगों की प्रजाति की डिमांड होती है। तो जैसे सफ़ेद रंग की प्रजाति है, सफ़ेद रंग की प्रजाति में आप फ्रेंडशिप ले सकते हैं, सैंकरे प्रजाति है, और इसके अलावा वाइट पैसिफिक है। पीले रंग की प्रजाति में नोवालक्स है और एल्डीबरान प्रजाति हैं। लाल रंग की प्रजाति में अमेरिकन ब्यूटी है,
ज्वाला है। और इसी प्रकार से आप प्रजातियों का चयन करें। और जैसे कुछ वाइन एंड रोजेस करके एक प्रजाति है जो कि गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग मिला हुआ होता है। इन प्रजातियों की काफ़ी बाज़ार में मांग होती है और उपभोक्ता इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो पहले तो इसको मैं बता दूं कि ये जाड़े में लगता है और जाड़े में लगाने के लिए इसके बल्ब बाज़ार में उपलब्ध होते हैं। बाज़ार में जब आप बल्ब का चयन करने जाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी प्रजाति कौन है। किसी अच्छी नर्सरी से आप इसकी प्रजाति लें और जब आप इसके बल्ब लेते हैं तो उसमें बल्ब का चयन करने में ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि बल्ब का वज़न जो है वो कम से कम 25 से 30 ग्राम का हो और सुडौल बल्ब हो और उनका साइज़ जो है अगर आप व्यास देखें तो कम से कम 3.5 से 4 सेंटीमीटर का व्यास हो। ऐसे कंद अगर आप ले करके बुआई करेंगे तो उसमें फूल अच्छे आएंगे, उसमें कलिका डंडिका जो होती है स्पाइक जिसको बोलते हैं वो अच्छी आएंगी और उनका मार्केट में अच्छा आपको धन अर्जन होगा। तो मुख्य रूप से इसकी जो तैयारी करते हैं, इसकी बुआई जो है वो खेत को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और 1 हेक्टेयर में तकरीबन 20 ट्राली गोबर की खाद के हिसाब से मिला दें। और इसमें जो रासायनिक खादों का प्रयोग होता है उसमें नाइट्रोजन 300 किलोग्राम, फास्फोरस 200 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम की मात्रा दी जाती है। तो खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश 200 किलोग्राम तीनों मिला करके डालें और खेत की तैयारी कर दें। खेत की तैयारी करने के बाद आपको पूरे खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटना होगा। बांटने के बाद उसमें मेड़बंदी की जाती है। क्योंकि इसकी बुआई मेड़ पर की जाती है तो ये ध्यान रखें कि जो आपको मेड़ बनानी है उसकी मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर होंगे और कंद जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। तो 1 हेक्टेयर में कंद की मात्रा आपको मैं बता दूं कि करीब 1.25 लाख कंद लगते हैं और आप 40 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार बना लें और उसमें कंद को रख करके और हल्की सी मेड़ से ढक दें और ढकने के बाद करीब 20 से 25 दिन में इसमें पूरी तरह से जमाव हो जाएगा। बीच में आप अगर देखते हैं कि नमी कम है तो नालियों में सिंचाई करें। इसके बाद जब पत्तियां निकल जाती हैं उसमें से जमाव हो जाता है तो उसमें 1 महीने के बाद बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा डालें और साथ में पुनः नाली से मिट्टी उठा करके मेड़ पर डाल दें। उससे 2 बातें होंगी, एक तो जमे हुए पौधे को सहारा मिलेगा और दूसरी बात है कि मिट्टी चढ़ जाने के बाद कंद का विकास अच्छा होगा और पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। साथ में नाइट्रोजन की मात्रा उसको पूरी तरह से मिलेगी। तकरीबन 70 से 80 दिन के बाद इसमें जो है स्पाइक निकलने लगती है। स्पाइक मतलब फूल की डंडिका निकलने लगती हैं और जिस समय फूल की डंडिका निकलती हैं उस समय प्रत्येक पौधे को आपको हल्के से सरकंडे के डंडे से सहारा देना होगा और उसको हल्का सा सुतली से बांध दें जिससे कि हवा चलने पर पौधा नीचे न गिरे और 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अब जब डंडिका निकल जाती हैं तो फूल इसमें आने शुरू होते हैं। अब फूल में कटाई के संबंध में आपको जरूर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपको दूर के बाज़ार में कहीं भेजना है जहाँ 1 दिन या 2 दिन बाद पहुँचना है तो ऐसी स्थिति में जो नीचे का पहला फूल खिलता है या उसमें रंग दिखाई देने लगता है उसी समय नीचे से डंडिका को काटें और इन डंडिका को काटने के बाद एक बाल्टी रखें जिसमें थोड़ा पानी रखें और इन डंडिका को तुरंत उसमें डाल दें। उससे ये होगा कि उसके नीचे के सिरे जो हैं वो बंद नहीं होंगे और उनमें पानी का प्रवाह चलता रहेगा तो आपके जो पुष्प हैं और स्पाइक हैं वो सही दशा में बने रहेंगे। तो इस तरह से 100-200 स्पाइक काटने के बाद आप उसको 100 के बंडल बना लें और फिर उसको एक पैकेजिंग शेड में ले जाते हैं जहां पर उसको 100 के बंडल बना करके और फिर उसको कागज़ में रैप कर लेते हैं और बांधने के बाद उनको अब पैकिंग की जहां तक बात आती है तो इसके लिए ये आवश्यक है कि आप उसको या तो पॉलीथीन के पतले लिफाफे रखें उसके अंदर उसको पैक करें या फिर अगर पास के बाज़ार में भेजना है तो अखबार के कागज़ में उसको लपेट दें। ये अखबार के कागज़ साधारण अखबार के कागज़ नहीं होंगे। इनको ज़रूरी है कि इनको पहले अखबार को लेकर के पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बनावें और उसमें इसको डुबा दें और फिर इसको सुखा लें और सुखाने के बाद
एक एक अखबार के पन्ने में इन स्पाइक्स के बंडल को लपेटें और इसके साथ साथ इसके जो कंद होते हैं उसको भी मार्केट में आप बेच सकते हैं या अपनी अगली फसल के लिए उसको जो है रख सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित कृषि आधारित मौसम पूर्वानुमान। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी और इसीलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर के कृषि एवं मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर एच.एस. कुशवाहा द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर इस सप्ताह पंतनगर एवं इससे लगे उत्तराखंड राज्य के ऊधम सिंह नगर एवं नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों तथा इससे लगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बरेली एवं बदायूं जिलों में गत सप्ताह के आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में संभावित तापमान धान की फसल के पकने हेतु अनुकूल रहेंगे। साथ ही बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। धान की पकी फसल की हंसिया की सहायता से कटाई करें तथा कटाई के बाद कटान को धूप में सूखने हेतु 2-3 दिनों तक खेत में ही फैला दें। लाख को अच्छी प्रकार सूखने पर लोहे के ड्रम पर पटक कर अथवा थ्रेसर की सहायता से मड़ाई करें तथा अनाज को विनोयर की सहायता से साफ कर दिन में धूप में धीरे धीरे 2-3 दिनों तक सूखने दें तथा रात्रि में भारी ओस पड़ने की संभावना के मद्देनजर अनाज को सायं होते ही इकट्ठा कर त्रिपाल से ढक दें। इस सप्ताह के तापमानों का कम बने रहना तथा मध्यम गति की दर से हवा का बहना, देर से रोपी गई सुगंधित एवं अन्य किस्मों की सही रूप से पकने, उच्च गुणवत्ता बनाए रखने तथा पैदावार में वृद्धि होने के लिए अनुकूल रहेगा। संभावित शुष्क मौसम के मद्देनजर धान की देर से रोपी तथा बालियां निकलने की अवस्था की फसल में इस सप्ताह सिंचाई करें। ऐसे संभावित मौसम में धान की दूधिया अवस्था की फसल में किसी प्रकार के कीट जैसे पत्ती लपेटक, गंदी बग आदि या बीमारी के लगने की कोई संभावना नहीं है। अतः किसी प्रकार के कीटनाशी या फफूंदनाशी का कोई छिड़काव फसल पर इस सप्ताह न करें। जो किसान भाई अगले वर्ष बुआई हेतु वर्तमान फसल से धान का बीज तैयार करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे पहले तो खेत की फसल के ऐसे भाग का चयन करें जिसमें पहले कोई रोग जैसे जीवाणु या पड़छंद, अंगमारी आदि न लगा हो। बालियां बनने की अवस्था से पूर्व धान की अन्य किस्मों के पौधों तथा खरपतवारों जैसे सांवा, मोथा आदि को जमीन की सतह से काटकर खेत से बाहर निकाल दें तथा फसल के पकने पर फसल के बीज वाले भाग की कटाई, मड़ाई, सफाई आदि पहले कर लें। राई या सरसों की बुआई हेतु इस सप्ताह अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, साथ ही बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। अतः सलाह दी जाती है कि किसान भाई कम मृदा नमी वाले खेतों में पलेवा करें। सरसों की अगेती, रोगरोधी एवं अधिक पैदावार देने वाली उन्नतशील प्रजातियों जैसे पंत राई 19, नरेंद्र अगेती राई 4 आदि में से किसी किस्म के प्रमाणित बीज का चयन कर इस सप्ताह बुआई करें। ये सभी किस्में शीघ्र पकने वाली हैं तथा अधिक तापमान के प्रति प्रतिरोधी हैं। समय पर सभी शस्य क्रियाओं को करने एवं फसल सुरक्षा अपनाए जाने पर ये किस्में 15 से 20% अधिक उपज देती हैं एवं इनकी उत्पादन क्षमता भी 10 से 12 कुंतल प्रति एकड़ है। जो किसान भाई राई या सरसों का घर का बीज बोना चाहते हैं, वे फसल को कीट एवं बीमारियों से बचाने हेतु बीज को 2 ग्राम कार्बेंडाजिम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज दर 2 किलोग्राम प्रति एकड़ रखें एवं बुआई 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी कतार में ही करें। यदि मृदा परीक्षण न करवा पाए हों तब 40 किलोग्राम यूरिया तथा 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ दें।
उचित मृदा नमी की दशा में सब्जी की फसलों जैसे मटर, पालक, मेथी, धनिया, मूली आदि की बुआई हेतु इस सप्ताह से अनुकूल तापमान रहने की संभावना है, अतः इनकी बुआई प्रारंभ कर दें। कम मृदा नमी की दशा में खेत की पलेवा करें। पालक की आलग्रीन या पूसा ज्योति, मेथी की पूसा अर्ली बल्चिंग या पंत रागनी, धनिया की पंत हरितिमा, गाजर की पूसा केसर या पूसा मेघाली में से किसी किस्म का चुनाव करें। सब्जी वाली मटर की अर्किल, पंत सब्जी मटर 3, आजाद मटर 3 की बुआई करें। आलू की बुआई हेतु भंडार गृह से आलू की अगेती तथा उन्नतशील किस्म के बीज को बाहर निकालकर छायादार स्थान में रखें। पशुओं के बैठने के स्थान की सफाई रखें तथा स्वच्छ एवं ताजा पानी 3 बार पिलाएं। चूँकि नवजात बछड़ों एवं बच्चियों की मृत्यु मुख्यतः परजीवियों एवं आंत्रशोथ के कारण होती है, अतः ऐसे संभावित मौसम में इनसे बचाव हेतु नवजातों का प्रथम दिन 2 चम्मच आटोमाइसिन न्यूट्रिशन फार्मूला पिलाएं। साथ ही आंतरिक परजीवियों जैसे गोल कृमि या फुफ्फुस कृमि से बचाने हेतु पहले 6 माह तक प्रति माह पिप्राजीन 10 ग्राम अथवा थायोबेंडाजोल 3.5 ग्राम प्रति 45 किलोग्राम शरीर भार की दर से बच्चों को दें। पहली खुराक 3रे दिन तथा दूसरी खुराक 7वें दिन पिलाएं। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या फिर 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उससे पूछा है औडिहार गाजीपुर के जयेंद्र कुशवाहा ने, आपने अमरूद के बाग में देख रेख प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अमरूद की फसल से पर्याप्त उत्पादन लेने के लिए उसमें पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता होती है। तो इस समय वैसे सामान्यतः वर्ष में 3 बार फलत आती है। पहली फलत आती है जो फरवरी मार्च में फूल आता है, उसके फल में वर्षाकालीन में प्राप्त होते हैं, उसे अम्बे बहार कहते हैं। दूसरे जो फूल हमारे जुलाई अगस्त में आते हैं और वो फल हमें सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु में प्राप्त होते हैं, जिसे मृग बहार कहते हैं। और तीसरे जो अक्टूबर नवंबर में फूल आके बसंत ऋतु में फल प्राप्त होते हैं, उससे हस्तबहार। तो किसान भाइयों, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को आया है, सबसे ज़्यादा उपयोगी लाभ किसान भाइयों को अमरूद से मृग बहार वाली फसल से प्राप्त होता है, जिसमें जुलाई अगस्त में फूल आते हैं। तो मृग बहार वाले फलत ज़्यादा प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों को सुझाव ये है कि इस समय पूरे वर्ष में यदि अमरूद में देखें उर्वरक प्रबंधन, 1 वर्ष के पौधे के लिए 10 किलोग्राम गोबर की खाद, 60 ग्राम नाइट्रोजन, 30 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। ये मात्रा हम 6 वर्ष तक बढ़ाते हैं, अर्थात 6 वर्ष या इससे बड़े पौधे के लिए अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में या सितंबर के अंतिम सप्ताह में 500 ग्राम यूरिया और 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 600 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये मात्रा हम अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में दें। अब बात आती कि ये उर्वरक प्रबंधन में पौधे में कहाँ पे दिया जाए। बहुत से किसान भाई इसमें काफ़ी भ्रम रखते हैं। अधिकतर जो 6 वर्ष से ज़्यादा उम्र के पौधे हैं उसमें जो फीडर रूट्स हैं अमरूद के पौधे में मुख्य तने से 1.5 से 2 मीटर की दूरी पर होते हैं। ऐसी स्थिति में तने से 1 मीटर की दूरी छोड़ के चारों तरफ उर्वरक को हम ये मात्रा मिलाते हैं। इस तरह से अमरूद के यदि बागों में हम उर्वरक प्रबंधन करेंगे तो हमें फलत अच्छी प्राप्त होगी। कुछ किसान भाइयों में ये संशय रहता कि हम कौन सी फलत लें। कभी कभी इसमें ये तकनीकी जानकारी देने की बात होती कि अमरूद में हम बहार नियंत्रण कर सकते हैं क्या। बहार नियंत्रण से मतलब है कि हम जो अभी बात बताएगी कि वर्ष में 3 फलत आती हैं, हमने बताई मृग बहार, हस्त बहार और अम्बे बहार। तो अधिकतर किसान भाई जो मृग बहार वाली फसल लेना पसंद करते हैं, क्योंकि जो हमारी अम्बे बहार वाली फलत आती है उसमें बरसात में सुंडी की समस्या होती है। तो उससे किसान भाइयों को सुझाव दिया जाए कैसे करें। तो ये जब अप्रैल में या जो भी फलत नियंत्रण करनी जिस समय फूल आ रहे हों उस समय एक तो पौधे की सिंचाई देना बंद कर दें। दूसरा, फूल आने के समय 10% यूरिया का घोल बना के यदि हम छिड़काव कर दें
और तीसरा जो जैसे अमरूद हैं, इसमें अगर कलका पे फल आते हैं तो 15-20 सेंटीमीटर ये इस तरह से टहनी काट दें, तो इस तरह से इसमें फल नहीं आएंगे और आपकी फलत नियंत्रण हो जाएगी। इसके बाद हम पौधे में 15-20 दिन के अंतराल पे हल्का पानी देते रहें, क्योंकि ये हमने पानी की जल निकास की व्यवस्था नहीं की तो अमरूद के पौधों में उकठा बीमारी का प्रकोप आने की संभावना बढ़ जाती। फंगस वाली बीमारी है, वो मौके पे दिखाई नहीं देती, लेकिन भविष्य में इससे पूरा पौधा सूख जाता है, जिससे बहुत बड़ी अमरूद उत्पादकों को क्षति होती है। तो इससे बचाव के लिए पहला तो जल प्रबंधन है, दूसरा ड्रेंचिंग जो बावेस्टीन की 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना के जड़ के चारों तरफ कम से कम 15 लीटर घोल वर्ष में एक बार जून के महीने में डालें तो आपकी अमरूद की फसल में जो उकठा रोग है इससे मुक्ति मिलेगी। और यदि अमरूद के फलत में आपको बरसात वाली फसल लेनी है तो किसान भाइयों, हमें इसमें सुंडी नियंत्रण के लिए जो फेरोमोन ट्रैप आते हैं, वो जिस समय फल आते हैं, फूल बन रहे हों, फ्रूट सेटिंग का काम हो, उस समय हम जो फेरोमोन ट्रैप या मिथाइल यूजिनॉल ट्रैप लगा के अपने खेत में सुंडी का नियंत्रण कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.up@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप संपर्क कर सकते हैं। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। गेंदा की फसल से अधिक उत्पादन के लिए गेंदे की वैज्ञानिक खेती पर जानकारी। अदरक और हल्दी की फसल में इस वक्त किए जाने वाले आवश्यक कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।